जुआ, जिसे बैटिंग या गेमिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा अमल है जिसमें कोई शख्स अनदेखे नतीजे पर अपनी कीमती चीज यानी दांव लगा देता है, इस उम्मीद पर कि बदले पर कुछ ज्यादा कीमती जीतेगा। इसमें 3 चीजें लाजमी होती हैं। एक दांव जिसे आप हार भी सकते हैं, एक रिस्क यानी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, और एक रिवॉर्ड जो आप जीतने की उम्मीद रखते हैं। कभी तो रिजल्ट फौरन सामने आ जाता है, जैसे डाइस फेंकना, रूलेट घुमाना या हॉर्स रेसिंग, और कभी टाइम लगता है, जैसे किसी खेल के पूरे सीजन पर शर्त लगाना। जब जुए को एक लीगल कवर मिल जाए तो अक्सर इसे गेमिंग भी कहा जाता है, यानी गेमिंग असल में वही जुआ है मगर कानून के दायरे में आने वाला। ये दोनों अल्फाज एक दूसरे से अलग नहीं है। एक गेमिंग कंपनी लोगों को लीगली जुआ खेलने की सहूलत देती है। ऐसी कंपनियां अक्सर किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर काम करती हैं, जैसे निवाडा गेमिंग कंट्रोल बोर्ड। तो जो कभी जुर्म था अब एक स्टेट अप्रूव्ड बिजनेस बन चुका है। लेकिन ये सब कब और कैसे शुरू हुआ? एक सादा सा खेल कैसे इंसान की सबसे पुरानी आदत बन गया? आज जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो दोस्तों, जुए के पीछे जो आइडिया है वो बज़ाहिर बहुत सिंपल है। आप एक बेट लगाते हैं और कुछ देर एक अनसर्टन आउटकम का इंतजार करते हैं और दिल ही दिल में किसी रिवॉर्ड की उम्मीद रखते हैं। शायद यही सिंपलिसिटी है जो इस खेल को इतना पुराना बनाती है, क्योंकि जितना पुराना इंसान है ये गेम भी उतना ही पुराना है। मुख्तलिफ फाइंडिंग से ये बात सामने आई है कि इंसान प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी किसी न किसी शक्ल में जुआ खेलता रहा है, यानी वो दौर जो तकरीबन 30 लाख साल पहले शुरू हुआ था और 12,000 साल पहले तक जारी रहा। इंसानों के पास उस वक्त ना तो कार्ड्स थे और ना डाइस, मगर एक चीज जरूर थी, इमेजिनेशन। शुरू के दौर में जुए के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती थी उनमें सबसे दिलचस्प एस्ट्रागली थी। छोटी छोटी जानवरों की हड्डियां जिन पर खास निशान लगाए जाते थे। इन्हें हम आज की डाइस का सबसे पहला और ओल्डेस्ट वर्जन कह सकते हैं। हैरत की बात यह है कि दुनिया का पहला 6 साइडेड डाई, जिसे आज हम खेलों और जुए में इस्तेमाल करते हैं, 3000 BC में मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी बुनियाद भी इन्हीं एस्ट्रागली हड्डियों पर रखी गई थी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्लेइंग कार्ड्स असल में 9th सेंचुरी के चाइना में टैंग डायनेस्टी के दौर में इन्वेंट हुए। उस वक्त ना पेपर था ना प्लास्टिक। कार्ड्स लकड़ी के ब्लॉक्स या दरख्तों के पत्तों पर प्रिंट किए जाते थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइनीज मनी सूटेड कार्ड्स को लैटिन सूट सिस्टम का सबसे ओल्डेस्ट एंसेस्टर माना जाता है। यानी आज जो आप स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड्स देखते हैं, इनकी बेस सदियों पहले चीन के उन कार्ड से जा मिलती है जिन पर करेंसी सिंबल हुआ करते थे। अगर आप ये सोचते आए हैं कि जुए के सबसे बड़े अड्डे का आगाज लॉस वेगस से हुआ होगा, तो आप गलत थे, क्योंकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा पुरानी और हैरानकुन है। ये सब कुछ सबसे पहले वेनिस में शुरू हुआ था, यानी इटली के उस शहर में जो उस वक्त यूरोप की रोशनियों का सेंटर था। साल 1638 में वहां एक जगह खुलती है जिसे रिडोटो कहा जाता है। यह हिस्ट्री का पहला बाकायदा गैम्बलिंग हाउस था। इसे उस वक्त कसीनो नहीं कहा जाता था, मगर मकसद वही था, ऐश, रिस्क और किस्मत का खेल। ये जगह तकरीबन 136 साल तक चली, मगर फिर 1774 में इसे बंद कर दिया जाता है। वजह यह थी कि यह खेल गरीबों की उम्मीद, वक्त और पैसा सब कुछ छीन रहा था। और जब यूरोप के लोग समुंदर पार करके अमेरिका पहुंचे तो वो जुआ भी अपने साथ लेकर गए थे। 18th सेंचुरी के आखिर तक अमेरिका में हॉर्स रेसिंग और लॉटरी सबसे ज्यादा फेमस तरीके थे जुआ खेलने के। यहाँ से जुआ सिर्फ एक हैबिट नहीं रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक ट्रेडिशन बनने लगा था। दिलचस्प बात यह है कि जब ग्रेट ब्रिटेन ने लॉटरीज पर पाबंदियां लगाई तो ये उन रीजन में से एक रीजन थी जिन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन को जन्म दिया। यानी जुआ सिर्फ पैसे का खेल नहीं रहा था, बल्कि बगावत का सबब बन गया था। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद तो जुए के अड्डे और भी ज्यादा तेजी से फैलने लगे थे। और फिर न्यू ऑरलिन्स वो शहर बन गया जहां रिवर रिबोर्ड कैसीनो दरिया में तैरते फिरते थे। यही शहर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के सबसे बड़े गैम्बलिंग सेंटर्स के तौर पर जाना जाने लगा था। फिर दोस्तों, जैसे जैसे जुआ फैलता गया वैसे वैसे इसके खिलाफ बैकलैश भी शदीद होता गया। मॉरलिस्ट, लेजिस्लेटर्स और रिलीजियस कम्युनिटीज सब ने कहना शुरू कर दिया कि ये खेल हमारे समाजों की बुनियाद को खोखला कर रहा है। कहीं इसे रेगुलेट करने की कोशिश की गई और कहीं इस पर टोटल बैन लगाने की बातें होने लगी।
तो इस तरह 20वीं सेंचुरी के शुरू में अमेरिका में तकरीबन गैम्बलिंग पर मुकम्मल पाबंदी लग चुकी थी। जुए पर लगी इन पाबंदियों ने इसे अंडरग्राउंड इंडस्ट्री में बदल दिया था। अब ये वो खेल बन चुका था जो छुपकर बंद दरवाजों के पीछे खेला जाने लगा था। और फिर यही इलीगल गैम्बलिंग कुछ ही सालों में अमेरिका की सबसे प्रॉफिटेबल क्रिमिनल एंटरप्राइज में बदल जाती है, जहां माफिया ने पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये वो दौर था जब किसान हो या मजदूर, पुलिस वाला हो या डाकू, सभी जुआ खेलते थे, सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए। और जब भी कोई नया टाउन या सेटलमेंट आबाद होती तो वहां सबसे पहले जो बिल्डिंग खड़ी की जाती वो या तो कोई गैम्बलिंग हॉल होता या फिर ऐसा सलून जहां शाम होते ही बाजी लगने लगती थी। फिर 1849 में जब कैलिफोर्निया में गोल्ड रश शुरू हुआ, यानी जब हजारों लोग सोने की तलाश में वेस्ट की तरफ निकले, तो उनके साथ एक और काफिला भी निकला, गैम्बलर्स का। दुनिया भर से गैम्बलर्स ने कैलिफोर्निया का रुख किया और कुछ ही वक्त में सैन फ्रांसिस्को वेस्ट का नया गैम्बलिंग हब बन गया। यहाँ ऐसे लोग भी उभरे जो गैम्बलिंग से ना सिर्फ अमीर बने बल्कि उन्हें प्रोफेशनल गैम्बलर्स भी कहा जाने लगा। और फिर अमेरिका में गैम्बलिंग पर लगी पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगी, खास तौर पर 1930 के बाद, जब पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन के अंधेरे में डूबी हुई थी। जॉब्स खत्म थी, बिजनेसेस बंद थे और लोग मायूस थे। ऐसे में जुआ सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि इकोनॉमी को रिलीफ देने का एक जरिया बन गया। और जो जुए से हासिल होने वाला रेवेन्यू था उसे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 1931 में निवाडा ने गैम्बलिंग को लीगलाइज कर दिया ताकि स्टेट के पास पैसा आ सके और इकोनॉमी को रिलीफ मिले। शुरुआत में यह फैसला ज्यादा इफेक्टिव साबित ना हो सका क्योंकि निवाडा की पॉपुलेशन बहुत कम थी, इसलिए इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी भी लिमिटेड थी। मगर फिर 1945 के बाद जब बाकी स्टेट्स ने गैम्बलिंग लॉज को सख्त करना शुरू किया तो एक छोटा सा टाउन लॉस वेगस माफिया की नजरों में आ गया। और फिर 1950s के बाद वेगस ने इतनी तेज ग्रोथ की कि तकरीबन तमाम इलीगल गैम्बलिंग हब्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। सस्ते एयर ट्रैवल और कैलिफोर्निया से आसान कार एक्सेस ने वेगस को अमेरिका का गैम्बलिंग कैपिटल बना दिया। फिर 1977 में न्यू जर्सी ने गैम्बलिंग को अटलांटिक सिटी में लीगलाइज कर दिया। वही अटलांटिक सिटी जो कभी एक बदहाल उजड़ी हुई स्लम बस्ती हुआ करती थी, देखते ही देखते सिर्फ चंद सालों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल गई। और फिर अटलांटिक सिटी की कामयाबी ने बाकी स्टेट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक के बाद एक स्टेट ने गैम्बलिंग को लीगलाइज करना शुरू कर दिया। कहीं इसे इकोनॉमिक ग्रोथ का जरिया समझा गया और कहीं टैक्स बढ़ाने का रास्ता, और कहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर। और यूं जो काम कभी छुपकर अंधेरों में होता था अब वो रोशनियों में कानून के पर्दे में होने लगा। गैम्बलिंग अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री, एक नई इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है। पत्थर के जमाने से लेकर स्मार्टफोन्स तक, गलियों के कॉइन्स से लेकर ऑनलाइन कैसीनोज तक, ये सब हमें एक ही बात सिखाता है कि जुआ बदला नहीं, बस इसका चेहरा बदलता रहा है। जीत सिर्फ एक को मिलती है और बाकी सब सिर्फ हारते हैं, पैसा, वक्त, सुकून और कभी कभार खुद को भी। तो आप बताएं, क्या ये खेल है या जाल? क्या ये आजादी है या एडिक्शन? और सबसे बढ़कर, क्या हम खेल रहे हैं या हमारे साथ खेला जा रहा है?